इसी वजह से इस फॉर्मूले को ये भी लिखा जा सकता है कि पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम टेकन, कि कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी अपॉन टाइम टेकन। अब एनर्जी जो है, एनर्जी का फॉर्मूला फिर क्या हो गया, पावर इनटू टाइम टेकन। पावर इनटू टाइम टेकन, तो एनर्जी जो है ये हो गया P इंटू टी। अब जो हम घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं ना, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो घरों में हम यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए पेमेंट हमें करना पड़ता है, तो उसमें कमर्शियल एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उसको कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है, और वो यूनिट होती है किलोवाट आवर। अब क्योंकि जो पावर है, पावर की यूनिट नॉर्मली अगर देखा जाए जो एसआई यूनिट है वो वॉट होती है, और जो टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकेंड्स। लेकिन कमर्शियल यूनिट के लिए मैं वॉट ना लेकर मैं इसको लूंगा किलोवाट, इसको तो मैं लूंगा किलोवाट, और ये जो है टाइम जो है, टाइम की यूनिट जो सेकेंड्स है, इसको सेकेंड्स ना लेकर इसको हम लेंगे आर। ठीक है, तो किलोवाट है और आर है, ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एक तरह से जब यूनिट मल्टीप्लाई होगी तो साथ साथ लिखी जाएगी KWH, किलोवाट आर, ये इसकी यूनिट होती है। अब वैसे जनरली नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि आप किलोवाट आवर जो कमर्शियल यूनिट है ना इलेक्ट्रिसिटी की, इसको आप एसआई यूनिट पे कन्वर्ट करिए, तो जो एसआई यूनिट है वो क्या होगी, एसआई यूनिट हो जाएगी वॉट सेकंड, वॉट इनटू सेकंड, और वो एसआई यूनिट ही जूल होती है, इसी को हम जूल बोल देते हैं। तो आप ये देखिएगा कि अगर मेरे पास ये हम कहाँ पर हैं, पेज नंबर 28 पर ही हैं, पेज नंबर 28 पर पहले तो चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद ये वाली चीज करवाता हूँ आपको। क्वेश्चन है, अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन्स फॉर 50 आवर्स। एक रेडियो सेट है, उसकी पावर दे रखी है 60 वॉट। अ रेडियो सेट ऑफ 60 वॉट्स रन्स फॉर 50 आवर्स, तो वो कितनी देर तक चलता है, 50 घंटे तक, 50 आवर्स। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, तो भाई पावर है और टाइम है, बस एक काम करना है कि इसको किलोवाट में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, मीटर को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड, वैसे ही वॉट को किलोवाट में करने के लिए 1000 से डिवाइड। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो एनर्जी कितना हो जाएगा, पावर इनटू टाइम टेकन। पावर कितना है 6/100, और टाइम कितना है 50 आवर्स। उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो पहले से ही आवर्स में दे रखा है। ठीक है, तो 50 2 ज़ा 100 और 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 3 किलोवाट आवर। 3 किलोवाट आवर। आपने सुना होगा जैसे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है कि इस महीने का बिल 200 यूनिट का है, या इस महीने का बिल 250 यूनिट का है, तो वो जो यूनिट है वो यूनिट यही है, किलोवाट आवर। अगर कोई बोलता है 200 यूनिट का बिल है, यानी कि 200 किलोवाट आवर, 200 किलोवाट आवर। याद रखना, जो ज़्यादातर बच्चों से गलती होती है वो जल्दीबाजी में इसको किलोवाट पर आवर लिख देते हैं, मतलब बीच में ही ऑब्लिक लगा देते हैं, तो जैसे मीटर पर सेकंड लिखने की आदत है उस तरीके से वो किलोवाट पर आवर लिख देते हैं। किलोमीटर पर आवर लिखने की आदत है, वो गलती मत करना, किलोवाट आवर होता है सीधा सीधा। इसके बाद देखिएगा यहीं पर पेज नंबर 28 पर ही नोट करके एक चीज दे रखी है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है कि जो भी पावर दे रखी है, पावर को टाइम में मल्टीप्लाई करिए तो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आप कंज्यूम कर रहे हैं घरों में वो आ जाएगी। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है कि पावर किलोवाट में होनी चाहिए और टाइम आवर्स में होना चाहिए। उसके बाद जो नोट करके दे रखा है वो ये है, फिर कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसआई यूनिट में निकालिए, तो वो एसआई यूनिट में कैसे निकाली जाएगी। जैसे 1 किलोवाट आवर है, जैसे 1 किलोवाट आवर है, तो ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि भाई पावर किलोवाट में थी और टाइम आवर में था, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो किलोवाट आवर उसकी यूनिट बन गई। 160 रख देंगे, अभी बताता हूँ। जैसे ये 1 किलोवाट है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, ऐसे लिखा जा सकता है 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। क्या होता है कि जब भी कभी, जैसे मान लीजिए हमसे ये कहा जाए कि एक गाड़ी है वो 10 मीटर चलती है और 10 सेकंड में,
मान लिया कि 10 मीटर चलती है 10 सेकंड में, इसकी स्पीड बताओ। हम स्पीड कैसे बताते हैं, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया। तो हम स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो डिस्टेंस 10 मीटर है और टाइम 10 सेकंड है, तो 10 1 जा 10, तो मतलब इसकी जो वैल्यू है, वैल्यू से तो वैल्यू डिवाइड हो गई और यूनिट से यूनिट भी डिवाइड होगी, इस वजह से मीटर पर सेकंड लिख देते हैं। वही काम यहाँ पर कर रहा है, ये 1 किलोवाट 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, तो वैल्यू से तो वैल्यू मल्टीप्लाई हो गई 1, ठीक है, और किलोवाट से आवर मल्टीप्लाई हो गया तो बन जाएगा किलोवाट आवर, समझ गए। तो ऐसे इसको लिखा जा सकता है। अब इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना है। ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए जो हमारा ये पावर है, पावर किलोवाट में नहीं, पावर हमारी वाट में होनी चाहिए। तो मैंने इसको कर दिया 1 किलोवाट में कितना 1000 वाट। इसी तरह से 1 घंटे में कितने सेकंड चाहिए, 3600 सेकंड। तो यहाँ देखिएगा 3 जीरो तो इधर है, 2 जीरो इधर है, तो इसको आप लिख सकते हैं 36 इंटू कितने जीरो हो गए 5, तो 10 की पावर 5, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। तो ये आपको याद रखना है कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। अभी अगर आप नोट्स में देखेंगे तो नोट्स में इसको लिखा होगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एक ही बात भाई, आपने इस नंबर को छोटा कर दिया तो इस पावर को बढ़ाओगे, कितना छोटा करा, एक डिजिट आप राइट से लेफ्ट में ले गए तो इधर एक पावर बढ़ा देंगे, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल ये, या फिर 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल, ये कहा जा सकता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास 3 किलोवाट आवर आया है और हमसे बोला जाए कि इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, तो आप उसको 36 इंटू 10 की पावर 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बस, समझ गए। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यस सर। ओके ओके। इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 29 पर एक और क्वेश्चन है। ये जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है सीरीज पैरेलल और हीटिंग इफेक्ट वाला, ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। सीरीज पैरेलल तो हो गया। हाँ, सीरीज पैरेलल के बाद में बता रहा हूँ, जो हीटिंग इफेक्ट वाला बचा है ना सीरीज पैरेलल के बाद में जो है, ये वाला ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब आप ये देखिएगा, अगला देखें, हम पेज नंबर 29 पर देखते हैं। द करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट। एक करंट है 4 एम्पियर का, करंट दे रखा है 4 एम्पियर का, फ्लोज थ्रू अ 12 वोल्ट कार हेडलाइट। तो इसमें ये 12 वोल्ट की कार की हेडलाइट है, उसके थ्रू ये करंट फ्लो कर रहा है। उसके बाद देखिएगा फॉर 10 मिनट्स, कितनी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, तो टाइम दे रखा है 10 मिनट्स, ठीक। उसके बाद वो बोल रहे हैं हाउ मच एनर्जी ट्रांसफर अकर्स ड्यूरिंग दिस टाइम। तो आपको एनर्जी बताना है कि इस टाइम में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अब वो देखिए कैसे होगा भाई, डी और आई दे रखा है, एनर्जी के लिए मुझे क्या करना होगा, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई करना होगा एनर्जी के लिए। तो आप ये देखिए कि अगर मैं वी और आई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो पावर आ जाएगी। पावर का फॉर्मूला होता है वी इंटू आई, ठीक है। तो हमने क्या करा, वी इंटू आई ये कर दिया। वी कितना है 12 वोल्ट और आई है 4 एम्पियर, 48 वॉट हो गया। अब इसको किलोवाट में कर दो हाथ के हाथ कन्वर्ट, तो 48 अपॉन 1000 किलोवाट, तो पावर हमारे पास ये आ गई। उसके बाद अगला देखिए, जो टाइम दे रखा है 10 मिनट, अब मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। मिनट को आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1/60 आएगा। इसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो मिनट आवर में कन्वर्ट हो गया, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 1/6 आवर। तो एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, 48 अपॉन 1000 इंटू 1/6, 6 1 6, 6 8 का 48, 8 अपॉन 1000 0.008 किलोवाट आवर। चलिए जी, अगला देखिएगा,
अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पीयर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohms फॉर 30 सेकंड्स। तो बस आप ये देखिए कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पीयर करंट। एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय अ 5 एम्पीयर करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ohms। तो रेजिस्टेंस दे रखा पेपर है। में ट्रांसफर करने बैठेंगे, हाँ जब पेपर में आने जाएंगे तो कोई इस तरह से शॉर्ट फॉर्म लिखे या फिर लिखे शॉर्ट में देखो कोई टाइम है 30 मिनट्स। अब आप ये देखो कि जो हमारे पास पावर है ना, पावर जब हम निकालेंगे तो पावर के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। पावर के 3-4 जो फॉर्मूले हैं वो मैं एक बार दोबारा लिखवाता हूँ। भाई पावर का एक फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तीसरा फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर। और चौथा फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो ये पावर के 4 फॉर्मूले होते हैं। मुझे जो चीज़ दे रखी होगी मैं उसके हिसाब से पावर निकाल लूंगा। मुझे आई और आर दे रखा है तो मैं पावर का ये तीसरा फॉर्मूला यूज करूंगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर 5 का स्क्वायर इंटू 2, 25 टू ज़ा 50 वॉट। अब वॉट को किलो वॉट में कन्वर्ट करिए। 1000 से डिवाइड करा, 10 से 10 कट गया, 5/100 किलो वॉट आ गया। अच्छा टाइम दे रखा है 30 मिनट्स, इसको आर में कन्वर्ट करिए। 30/60, 0 से 0 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो ये हो गया 1/2 आर। तो ये पावर आ गया और ये टाइम आ गया। एनर्जी कितना हो गया P इंटू टी। 5/100 इंटू 1/2। अब 2 से ये डिवाइड करेंगे इसको, तो ये हो गया 2.5। नीचे डबल जीरो है तो ये पॉइंट 2 प्लेसेस इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.025 किलोवाट आवर। 0.025 किलोवाट आवर ये हो गया। इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 30 पर। पेज नंबर 30 पर है अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट। तो आप कोई भी अगर डिवाइस देखेंगे ना तो उस डिवाइस पर उसकी पावर रेटिंग लिखी रहती है कि ये पावर कितनी कंज्यूम करेगा, उसकी पावर रेटिंग लिखी रहती है। अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट ऑपरेट्स फॉर 10 आवर्स अ डे। Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. The rate of electrical energy is rupees 3.40 per kilowatt hour. ठीक है, तो सबसे पहले रेफ्रिजरेटर हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 350 वॉट। तो एक काम तो हमारा आसान हो गया कि पावर इन्होंने पहले से ही दे रखी है, 350 वॉट उसकी पावर है। हमारा काम क्या होगा कि उस पावर को किलोवाट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जो पावर है वो दिया है 350 वॉट, तो इसको किलोवाट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1000 से डिवाइड करके, तो 35/100 35/100 किलोवाट आ गया। पहली चीज तो ये। फिर वो बोलते हैं कि जो रेफ्रिजरेटर है ना ये एक दिन में 10 घंटे चलता है। Operates for 10 hours a day. Calculate the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days. तो एक मंथ में 30 डेज हैं और वो 30 डेज तक अगर वो ऑपरेट करता है तो आप ये लिखें टोटल टाइम। टोटल टाइम उसका जो ऑपरेशन का है, मतलब कितनी देर तक वो जो रेफ्रिजरेटर है वो काम करता है, तो टोटल टाइम हो गया एक दिन में 10 घंटे और 30 डेज का बताना है, तो 300 आवर्स हो गया। 300 आवर्स हो गया, तो एनर्जी क्या हो जाएगी 105 हो जाएगी P इंटू टी। तो P कितना हो गया 35/100। तो 2 0 से 2 0 कट गया भाई। पावर और टाइम, पावर किलोवाट में, टाइम आवर्स में, दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना हो गया 105 किलोवाट आवर।
105 किलोवाट आवर। ठीक है सर। उसके बाद देखिएगा फिर वो बोल रहे हैं कि आपको उसके चार्जेस निकालने हैं। द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ₹3.40 पर किलोवाट आवर। तो उस फ्रिज को चलाने की वजह से पूरे मंथ में इलेक्ट्रिसिटी इतनी कंज्यूम हुई 105 किलोवाट आवर। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी का रेट है वो दे रखा है कितना, 3.40 पर किलोवाट आवर, मतलब ₹3.40 1 किलोवाट आवर की कॉस्ट इतनी है। तो भाई 105 की कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू ₹3.40। तो कॉस्ट ऑफ 105 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.40 इंटू 105, पॉइंट गया नीचे आ गया 100, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और 34 इंटू 105 करो, 73.5 रुपीज। 4 5 का 20, इधर 2 आ गया, 4 1 का 4, 3 5 का 15, 3570 अपॉन 10। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ₹357। तो एक महीने में इतना खर्चा आएगा। बताइए भाई, क्लियर है? आदित्य, अर्जुन, आर्यन, आयुष्मान? हाँ जी। 1 किलोवाट आवर का 3.40 फिक्स है? नहीं, फिक्स नहीं है, ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। ये क्या हो गया कि 1 किलोवाट आवर यानी कि एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है। तो अब ये पुरानी लिखी हुई बुक है, आज के ज़माने में देखें तो वो इतना थोड़ी है, तो 6 रुपये 7 रुपये 7 साढ़े 7 रुपये है ना, तो वो चीज़ है। तो ये तो वेरी करता रहेगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अच्छा तो पेज नंबर 30 पर ही नीचे की तरफ एक और क्वेश्चन दे रखा है। अ बल्ब इज रेटेड एट 200 वोल्ट डैश 100 वॉट। एक बल्ब की रेटिंग है 200 वोल्ट और 100 वॉट। इसका मतलब क्या है कि उसको वोल्टेज कितनी चाहिए, 200 वोल्ट। 200 वोल्ट पर काम करेगा, वो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, 100 वॉट। 100 वॉट का बल्ब है वो। तो वोल्टेज कितनी दे रखी है, 200 वोल्ट, ठीक है, और पावर कितनी दे रखी है, 100 वॉट। 100 वॉट कितना दिया है, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। तो भाई पहले तो वो बोल रहे हैं उसका रेजिस्टेंस बताओ। तो ये पावर के 4 फॉर्मूले पता होने चाहिए। तो यहाँ पर V²/R ये हो गया। तो P इज इक्वल टू V²/R। मुझे तो R निकालना है, R इधर आ जाएगा, P नीचे आ जाएगा, V²/PP। तो V² कितना हो गया, 200 का स्क्वायर अपॉन P कितना हो गया, 100। तो 200 का स्क्वायर 4 के आगे 1 2 3 4 जीरो लगाओ, अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। तो बेटा रेजिस्टेंस इसका आ गया 400 ओम। रेजिस्टेंस आ गया 400 ओम। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 31 पर देखिए। अब नेक्स्ट कि भाई मुझे इसमें कॉस्ट ऑफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट। अच्छा, व्हाट इज इट्स रेजिस्टेंस। इसके बाद इन्होंने पूछा 5 सच बल्ब्स बर्न फॉर 4 आवर्स। ऐसे 5 बल्ब है जो 4 घंटे तक चालू रहते हैं। व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। तो एक तो पहले मेरे को ये बताना है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई। 5 बल्ब है और कितनी देर तक चलते हैं, 4 घंटे तक चलते हैं। तो पहले तो हम ये करेंगे कि पावर मेरे पास गई कितनी, 100 वॉट, और टाइम कितना है, 4 आवर्स, ठीक है। तो एक बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, पहले तो वो नोट करना है। एनर्जी कंज्यूम बाय 1 बल्ब। एक बल्ब की एनर्जी देखिए, एनर्जी कंज्यूम बाय 1 बल्ब इज इक्वल टू P इंटू टी। तो P है 100 और T है 4। तो 100 4 तक कितना हो गया, सॉरी किलोवाट में करना भूल गया। हाँ, किलोवाट में करते हैं पहले। 100 को किलोवाट में करेंगे तो 100 अपॉन 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, मल्टीप्लाइड बाई 4। तो ये हो गया 4/10।
4/10 किलो वॉट आवर, ठीक है। अभी 4/10 ही लिखकर छोड़िए इसको, क्योंकि एनर्जी कंज्यूम बाई 1 बल्ब है, और ऐसे कितने बल्ब ऑपरेट कर रहे हैं? 5 बल्ब, तो एनर्जी कंज्यूम बाई 5 बल्ब्स क्या होगा? इसमें 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 किलोवाट आ जाएगा। Therefore, energy consumed by 5 bulbs, तो 5 बल्ब कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? 4/10 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, तो 2 किलो वॉट आवर। फिर देखिएगा क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि कैलकुलेट द कॉस्ट इफ द रेट इज रुपीज 4.60 पर यूनिट। एक यूनिट की कॉस्ट 4.60 है, तो ये 2 यूनिट ही तो है, बट 2 किलो वॉट आवर का मतलब क्या हो गया? 2 यूनिट्स। इसको 2 यूनिट्स बोल देंगे, ये कॉमन लैंग्वेज में 2 यूनिट बोल दिया जाता है, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा, अच्छा तो कॉस्ट कितनी हो गई? नारेबाजी कर रहे हैं कुछ, मुझे ऐसे ही लग रहा है ना बिल्डर के खिलाफ, क्योंकि यहाँ ना बड़े दिनों से काम चल रहा था, मैं 2 दिन से देख रहा हूँ काम थोड़ा स्लो हो गया, अब दिन रात चलता है काम। चलिए, तो रुपीज 9.20 हो गया। उसके बाद देखिएगा, an electric heater draws a current of 10 ampere from a 220 volt supply. What is the cost of using the heater for 5 hours every day for 30 days if the cost of 1 unit is rupees 5.20? ठीक, मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, अपने आप कर लीजिएगा ट्राई, ठीक है, हो जाएगा। सॉल्यूशन दे रखा है पेज नंबर 31 पर, पेज नंबर 31 पर आप अभी रिवाइज करोगे ना तो आप देखोगे कि ये वाला 30 तक मैंने करवाया, फिर 31 ये है, मतलब हाँ पेज नंबर 30 वाला क्वेश्चन करवाया, ये 31 पर है। अच्छा, इसके बाद पेज नंबर 31 पर आ जाइए, 32 पर, सॉरी 32 पर है इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, दीज आर, एक इलेक्ट्रिक करंट जो है वो 3 तरीके के इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, एक तो हीटिंग इफेक्ट, एक मैग्नेटिक इफेक्ट और एक केमिकल इफेक्ट। तो केमिकल इफेक्ट जो है वो तो अपने सिलेबस में नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट का चैप्टर ही अलग है बिल्कुल, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट फिजिक्स में, इसके अलावा बस एक वही बच रहा है ना चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट, और एक है हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट यहाँ पर करेंगे। हीटिंग इफेक्ट जो है ना, ये भी एक तरह से आप समझिए कि जैसे हमने एनर्जी वाला करा है, ये भी लगभग इसी के जैसा है। देखो कैसे, हम यहाँ पर जो एनर्जी निकाल रहे हैं, हम यहाँ पर जो एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो पावर को हमें रखना होता है किलोवाट में और टाइम को हमें रखना होता है आर में, ठीक है। और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? जूल, ठीक है। हीट की यूनिट क्या होती है, किसी को याद है? जूल ही होती है। जो हीट है ना, हीट की यूनिट भी जूल है। तो अगर हीट की यूनिट भी जूल है तो इसका मतलब क्या है कि हीट के लिए भी फॉर्मूला यही यूज होगा, पावर इनटू टाइम टेकन, यही फॉर्मूला यूज होगा। हाँ, वो चार पावर के लिए यूज होंगे, ठीक है। अच्छा पावर। तो आप ये देखिए कि जब मैं हीट की बात कर रहा हूँ तो हीट में जो है ये फॉर्मूला यूज होगा आपका, पावर इनटू टाइम टेकन। अब आपकी मर्जी है, आप हीट के 4 फॉर्मूले बना सकते हो अलग अलग, ठीक है। वो 4 फॉर्मूले कैसे बनाएंगे? अच्छा, इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि हीट की यूनिट जूल होती है, तो यहाँ पावर और टाइम को, पावर को आपको वॉट में रखना है, टाइम को सेकंड में रखना है, बस इतना अंतर है। उसके अलावा फिर आप ये कहेंगे कि नहीं मैं तो इसकी पावर की जगह W/T रखना चाहता हूँ, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन रख दो। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन रखा तो टाइम से टाइम कट गया, तो रिजल्ट क्या आ गया? वर्क डन ही आ गया। तो वर्क डन तो वो पूछेंगे भी नहीं कि वर्क डन दे दिया और बोलेंगे कि हीट प्रोड्यूस बताओ, भाई जितना वर्क डन है उतनी हीट है, कोई फॉर्मूला ही नहीं लगेगा उसमें। तो
तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अब आप पावर की जगह वी आई रख दो, यहाँ पर पावर की जगह वी आई रख दो, तो वी आई टी ये हो गया। फिर आप कहेंगे नहीं मैं तो आई स्क्वायर आर रखना चाहता हूँ, तो पावर की जगह आई स्क्वायर आर रख दो, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। पावर की जगह वी स्क्वायर अपॉन आर रख दो, तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। तो पावर के एक फॉर्मूला तो यही है इसका हीट का, ये वर्क डन हो गया। एक फॉर्मूला है वी आई टी, एक फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, एक फॉर्मूला है वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला यूज करा जाता है, आई स्क्वायर आर टी, ज्यादातर ये फॉर्मूला यूज करा जाता है हीट का। उसका रीजन ये है कि कोई भी डिवाइस हीट जब प्रोड्यूस करती है ना, तो वो हीट तब प्रोड्यूस करती है जब उसके अंदर एक हाई वैल्यू का रेसिस्टेंस उसमें अवेलेबल हो। क्योंकि रेसिस्टेंस का काम क्या होता है, करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना, करंट को रोक कर रखना। तो जब वो करंट को रोकता है ना रेसिस्टेंस, तो ज्यादा वैल्यू का रेसिस्टेंस है तो ज्यादा करंट को रोकेगा, ज्यादा करंट को रोकेगा तो वो धीरे धीरे हीट अप करने लगेगा। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला, नहीं तो ये भी यूज कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये तो खैर यूज करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है ना। हाँ, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा और जूल में आएगा आंसर, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जैसे एनर्जी में हमने पावर इनटू टाइम करा था, भाई यहाँ पर भी पावर इनटू टाइम है हीट में भी, बस जो पावर है उसको यहाँ पर वॉट में रखिए, किलोवाट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और टाइम को सेकंड में रखिए, उसको भी आर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, रिजल्ट आपका जूल में आएगा, ठीक है। आगे देखता हूँ मैं, इसके क्वेश्चंस भी देखिए, इसमें भी क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल पोर्शन है ये वाला। यहाँ पर अगर आप पेज नंबर 33 पर देखोगे ना, तो पेज नंबर 33 पर इन्होंने यही एक्सप्लेन कर रखा है कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और फिर बताया है कि डेरिवेशन होती तो आ जाती पर इसकी कोई डेरिवेटिव आसान सा है, ये पूछेंगे नहीं, ये पूछेंगे। तो H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R, H is directly proportional to T, ये एक्सप्लेन कर रखा है कि हीट जो है वो I square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम पे। ये तो समझ में आ रहा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या चीज होती है, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, पावर की बात कर रहा हूँ, तो ये न्यूमरेटर में लिखा हुआ है तो पावर वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये टी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो पावर टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ये चीज। तो मैं उस चीज पर आता हूँ जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसके। प्रोपोर्शनैलिटी हट जैसे कोई कांस्टेंट लगता है तो यहाँ कांस्टेंट क्या हुआ, यहाँ पर कांस्टेंट 1, ठीक है। ये आपको अगर याद हो 9th क्लास में ये करा होगा कि फोर्स जो है वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इसको हटाकर हम यहाँ पर m इंटू ए लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट m है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 1 है। कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू, कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे ही फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू ma है, तो मास की कुछ भी वैल्यू हो और फॉर्मूला यही लगेगा। तो ये 1 किलो का ऑब्जेक्ट है, उस पर भी यही फॉर्मूला लगेगा, 100 किलो का ऑब्जेक्ट है, उस पर भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो वो मास वेरी कर सकता है, हमने कहा कि इसमें मान है, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखिएगा पेज नंबर 34 पर। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है 250 वोल्ट का। तो 250 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो V इज इक्वल टू 250 वोल्ट, ठीक, इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 500 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 500 ओम, 500 ओम का रेजिस्टेंस है। फिर इलेक्ट्रिक आयरन जो कपड़े प्रेस करने के लिए होती है। तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जैसी इलेक्ट्रिक आयरन की, गीजर की, टोस्टर की, हीटर की, इनकी बात अगर होगी तो हीटिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है इसका मतलब। ये सारी डिवाइसेस हीट प्रोड्यूस करती हैं। कैलकुलेट, सबसे पहले पूछ रहे हैं कैलकुलेट द करंट। भाई करंट जो है V और R, करंट तो ओम्स लॉ से बता दोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो 250 अपॉन 500 1/2, तो ये तो हो गया 0.5 एम्पियर।
फिर वो बोल रहे हैं हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स इन 10 सेकेंड्स। हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन जूल्स, हीट एनर्जी निकालनी है हमको जूल में, ठीक है। तो आप ये देखिए कि मेरे पास हीट का फॉर्मूला आई है, आर है, तो देखो आई स्क्वायर आर टी। आई स्क्वायर आर से क्या बनेगा, पावर बनेगी, चाहे तो वी स्क्वायर अपॉन आर कर दो तो भी वही बात है। टाइम है, हाँ टाइम टाइम दे रखा है 10 सेकेंड। तो ये क्या हो गया क्या VIT ले ले, वीआईटी ले लो, आई का भी स्क्वायर है, करके आई भी है, वो एक ही बात है। 0.5 का स्क्वायर इंटू 500 इंटू 10 सेकेंड्स। 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25 इंटू 500 इंटू 10, 1250 जूल। पॉइंट गया, नीचे 2 जीरो आ गए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1250 जूल। बता दो भाई आदित्य, अर्जुन, क्वेश्चंस इसके मुश्किल तो नहीं लग रहे? ठीक है सर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज। अब कूलम्स आ गया, यानी कि चार्ज की वैल्यू आ गई। मुझे ये पता होना चाहिए कि जब चार्ज है मेरे पास तो टाइम होना चाहिए, तो चार्ज अपॉन टाइम से करंट आ जाता है, ठीक। तो कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस्ड व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट्स। तो इस क्वेश्चन में हाँ सोमिल, ये जो v स्क्वायर अपॉन आर टी है, ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सर VI into T करेंगे ना इसमें? अच्छा ये वाले को बोल रहे हो? Yes. हाँ करा जा सकता है, जो आपका मन करे भाई, वी आई टी करो, आई स्क्वायर आर टी करो, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी करो, ठीक है। कोई भी फॉर्मूला यूज करिए, रिजल्ट सही है। सर वोल्टेज की दे रखी है, वोल्टेज दे रखी है ना बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, भाई आई स्क्वायर नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस को 50 वोल्ट का दे रखा है। और वो बोल रहे हैं कि 96,000 कूलम जो है वो ट्रांसफर होता है 1 घंटे में। तो आई कितना हो गया, Q अपॉन टी। तो Q कितना है, 96,000 और 1 आवर में। तो टाइम को आपको कन्वर्ट करना है सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में क्या हो जाएगा, 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 12 3 जा 36, 12 8 जा 96 और 0 आ गया। तो ये हो गया 80/3 एम्पियर। मेरे पास V है, I है। अब क्या करिए कि हीट प्रोड्यूस्ड कितनी हो जाएगी, पावर इनटू टाइम, यानी कि VIT। V लिखिएगा 50, I है 80/3 और T कितना दे रखा है इन 1 आवर। तो 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 3600। तो 3 12 जा और 2 जीरो आ गए आगे, और ये 5 8 जा 40 हो जाएगा, 5 8 जा 40, उसके आगे 2 जीरो और मल्टीप्लाइड बाई 1200, 12 4 जा 48, 48 लाख जूल। 48 के आगे 1 2 3 4 5 इतना जूल्स, ठीक। तो 48 लैक्स जूल्स इतना हो गया। इसको एक काम करा जा सकता है कि अगर 3 जीरो आ रहे हैं ना कहीं पर भी, उनको गायब करके किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। 1000 ग्राम का पावर मतलब में है, जाए 4.8 into 10 की पावर 6। पावर में कर दो, है ना। तो जैसे ये है, ये तो हो गया 4800 किलो जूल। किलो जूल समझ रहे होंगे शायद आप भाई, किलो क्यों आया यहाँ पर, जैसे 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होते हैं, ऐसे ही 1000 जूल में 1 किलो जूल होगा। तो 3 जीरो हटा दिए लास्ट के, तो 4800 किलो जूल। ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा, समझ गए भाई। उसके बाद जो मैं अगला क्वेश्चन इसमें करा रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर का ही लास्ट न्यूमेरिकल है नोट्स के हिसाब से। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ्स, ये है पेज नंबर 35 पर। 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, 2 कंडक्टिंग वायर हैं, दोनों का मटेरियल सेम है, and of equal lengths and equal diameters are first connected in series and then in parallel in a circuit across the same potential difference। तो उनका मटेरियल सेम है, मटेरियल सेम होने का मतलब रेसिस्टिविटी सेम है, रो सेम है, उनकी लेंथ सेम है,
लेंथ सेम है, उनका डायमीटर सेम है। डायमीटर सेम मतलब उसका जो रेडियस है वो भी सेम है। रेडियस Area सेम भी है तो same इसका है। मतलब एरिया भी सेम। तो फिर तो रेसिस्टिविटी डिस्टेंस भी सेम होगा। रेसिस्टिविटी हो गया। रेसिस्टिविटी के अलावा आपका लेंथ एल भी सेम हो गया और ए भी सेम हो गया। तो रो एल और ए जब तीनों सेम तो उनका रेसिस्टेंस भी सेम सेम हो गया। ठीक। अब देखिएगा फिर वो बोल रहे हैं कि ऐसे जो दो वायर्स हैं उनको एक बार सीरीज में कनेक्ट करा जाता है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट करा जाता है। तो the ratio of heat produced in series and parallel combinations will be, देखिए क्या दे रखा है, the ratio of heat produced in series and parallel combinations will be। तो इसका मतलब पहले आप क्या निकालेंगे, हीट प्रोड्यूस निकालेंगे सीरीज के केस में, ठीक, और फिर निकालेंगे पैरेलल के केस में। अगर रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल एंड सीरीज होता तो पहले पैरेलल फिर सीरीज, ऐसे करते हैं, उल्टा करते हैं, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में पहले सीरीज कनेक्शन की बात करूंगा और हमने ये कहा कि सिंस both wires have same length, resistivity and small r, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं मतलब एरिया, जब ये तीनों ही चीज सेम है सो देयर resistances will also be, their resistances will also be same। उनके जो resistances हैं वो भी बिल्कुल सेम होंगे, ठीक है। और resistances जब सेम होंगे तो हमने कहा let R is equal to x ohm। R को मैंने x ohm मान लिया और जिस पोटेंशियल डिफरेंस से वो कनेक्टेड है उसको V मान लिया, उसको V वोल्ट हमने मान लिया, क्योंकि उन्होंने कहा they are connected across the same potential difference। तो भाई सीरीज वाले केस में मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर एक बैटरी लग गई जिसकी वोल्टेज V है, इधर X और इधर X, तो इसका रेजिस्टेंस R कितना हो जाएगा 2x। सीरीज के केस में दोनों ऐड हो जाते हैं तो 2x हो गया, ठीक है। और V तो V है ही। अब अगर हीट प्रोड्यूस मेरे को निकालनी है तो हीट प्रोड्यूस कैसे निकालेंगे, V और R है हमारे पास तो H1 बोल देते हैं उसको, H1 वो क्या हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R इनटू टाइम t। जो टाइम है, टाइम भी आप सेम मान लीजिए कि भाई सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए जो उसमें टाइम करंट पास हो रहा है। तो अब देखिएगा क्या करना है, ये हो गया मेरे पास V स्क्वायर अपॉन R की वैल्यू कितनी हो गई 2x और इनटू t, तो इसको लिख दो V स्क्वायर t अपॉन 2x, इक्वेशन नंबर 1। तो ये तो हमारी हीट प्रोड्यूस्ड आ गई पहले केस की। उसके बाद फिर मैं बात करता हूँ, ये तो सीरीज की हो गई फर्स्ट केस, उसके बाद मैं बात करूंगा पैरेलल की। अब हम पैरेलल की बात करते हैं। तो पैरेलल में यही रेजिस्टेंसेस ऐसे लग गए x और x, और इधर वोल्टेज ऐसे आ गई सेम वोल्टेज V। तो इस केस में R कैसे निकाला जाएगा, 1 अपॉन R is equal to 1 upon x plus 1 upon x। तो 1 upon R is equal to 2 upon x। तो इसका मतलब R की वैल्यू कितनी हो गई x by 2 ओम, R की वैल्यू x by 2 ओम हो गई। ये करने के बाद में जब मेरे पास R की वैल्यू इतनी आ गई तो हम यहाँ पर हीट प्रोड्यूस्ड सेकंड केस में जब निकालेंगे तो फिर वही वाला फंडा V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी। तो भाई V तो V ही है ना, और T भी T ही है, डिवाइडेड बाई R ऐसे लिखो, डिवाइडेड बाई R, V स्क्वायर अपॉन T डिवाइडेड बाई R कितना है x बाई 2, x बाई 2। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन T मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई x। भाई डिवाइड में अगर कोई चीज़ है तो मल्टीप्लाई हो जाती है और रेसिप्रोकल बन जाता है उसका।
तो ये हो गया 2v² t अपॉन x, हीट ट्रांसफर्ड इन केस 2। तो ये केस 2 आ गया। आपको H1 और H2 का रेशियो निकालना है, ठीक है। H1 और H2 का रेशियो कैसे निकलेगा, देखिए हो जाएगा। नहीं नहीं, therefore नहीं 1:1 H1 is to H2, H1 क्या है, v² t अपॉन 2x, v² t अपॉन 2x डिवाइडेड बाई 2v² t अपॉन x, 2v² t अपॉन x। तो v² t अपॉन 2x मल्टीप्लाइड बाई 1:4 x अपॉन 2v² t, v² t से v² t गया, x से x कट गया, ऊपर 1 नीचे 4, तो 1:4 ये इसका रेशियो है। और आप ये देखिएगा कि कई बार ये पेपर में आया है क्वेश्चन, जो भी बच्चा ऑल इन वन लेगा वो देखेगा क्वेश्चन ये कई बार पेपर में आया है। और साथ में क्या होता है कि वो एक दो बार ना स्मार्टली भी करते हैं काम। वो क्या करेंगे, वो आपको इसको बोलेंगे कि रेशियो निकालना है पैरेलल और सीरीज का, पैरेलल और सीरीज का रेशियो होगा तो वो 4:1 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखना उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है स्पेशली, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस विल बी। तो आपको पहले सीरीज वाला लेना है, फिर पैरेलल वाला लेना है, ठीक है। तो भाई ये आपका जो है, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी इतना हो गया कि इसमें अब कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अच्छा, बाकी मैं रेगुलर बैच में भी करवाऊंगा जो बचा हुआ पोर्शन है, तो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी तो वहाँ पर उसका रिवीजन हो सकता है, आप में से किसी भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम होती है तो। अच्छा, और मेरे को बताइए भाई इलेक्ट्रिसिटी में कोई डाउट है? अर्जुन, आदित्य, आपका कल एग्जाम है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर बस एक चीज, हाँ बताइए। सर ये जो इलेक्ट्रिक पावर में डेरिवेशन है 10 नंबर। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर वाली जो है ना, ये दोनों तीनों जो हैं, फिर W/T ये वाली अभी बताता हूँ। देखिए, उसके अलावा सीरीज पैरेलल कहीं पर किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, या जैसे तुम्हारा एग्जाम है शाम तक भी कोई डाउट आए, आप पूरे दिन पढ़ाई करोगे, शाम तक भी कोई डाउट आए, रात तक भी कोई डाउट आए, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अच्छा, जरा पावर देखिए, पावर के मैंने 4 फॉर्मूले बताए, तो बेहद आसान है। देखो, पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो वही है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज कॉल्ड रेट ऑफ डूइंग वर्क। फिजिक्स में जहाँ पर भी रेट आ जाता है ना, समझ लीजिए उस चीज़ को आप टाइम से डिवाइड करेंगे, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क ये पावर होता है। तो P इज इक्वल टू W/T। भाई पहला फॉर्मूला तो ये हो गया रेट ऑफ डूइंग पावर का। उसके बाद अब हम और इसके फॉर्मूलाज पर आते हैं। वो देखने के लिए ऐसा करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस V इज इक्वल टू W/Q। एक चीज तो ये है कि V क्या होता है, W/Q होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, W की वैल्यू V इंटू क्यू हो जाएगी, ठीक है। सो पावर इज इक्वल टू, यहाँ पर रख दीजिए W/T है ना, तो W की जगह रख दीजिए V इंटू क्यू अपॉन T। तो P क्या हो गया, V मल्टीप्लाइड बाई Q/T। अच्छा, चार्ज पर यूनिट टाइम ये क्या होता है, करंट होता है। Q/T अभी हमने देखा भी था एक क्वेश्चन में कि चार्ज डिवाइडेड बाई टाइम करंट होता है, तो V इंटू आई। तो ये तो बन गया पावर का दूसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, V इंटू आई। उसके बाद अगर ये सोचते हैं कि और कुछ फॉर्मूला इसका बनाएं, तो हमारे पास ओम्स लॉ है ही। तो एक बार मैं क्या करूंगा, ओम्स लॉ में V की वैल्यू रखूंगा आई की टर्म्स में, बाकी किसी चीज को नहीं छेड़ेंगे, आई को नहीं छोड़ेंगे। एक बार V की वैल्यू आई की टर्म्स में रखेंगे, एक बार आई की वैल्यू V की टर्म्स में। कैसे, ये P है ना, इक्वल टू V की वैल्यू क्या होती है, आई आर, तो V की जगह रख दो आई आर, और इधर आई है, आई आर इंटू आई, तो P इज इक्वल टू हो गया I² R। सिंस
V इज इक्वल टू आई आर। एक तो ये हो गया, तो भाई ये बन गया हमारा तीसरा फॉर्मूला। उसके बाद चौथा फॉर्मूला फिर आप क्या करेंगे, V को V ही रहने दो। अब ओम्स लॉ के हिसाब से I की वैल्यू क्या होगी, V अपॉन R। ओम्स लॉ के हिसाब से I की वैल्यू क्या हो जाएगी, V अपॉन R, ठीक है। तो ऑल्सो पावर इज इक्वल टू, V को V ही रहने दिया और I की वैल्यू क्या हो गई, V अपॉन R। तो P इज इक्वल टू हो गया V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। ये चौथा फॉर्मूला हो गया और ये चार फॉर्मूले। बताइए अभी समझ में आ गए? यस सर। ठीक है, और बताओ, और कोई डाउट है किसी को? नहीं? ये जो पावर है ना सोमिल, जो तुम पूछ रहे हो कि एनर्जी अपॉन टाइम, तो Yes, sir. एनर्जी की यूनिट होती है जूल और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो इसको जूल पर सेकंड बोला जाता है, पावर की यूनिट जूल पर सेकंड होती है। लेकिन जिन्होंने पावर का बारे में बताया, जेम्स वॉट है, उन्होंने ये कह दिया कि जूल पर सेकंड मत बोलो, मेरा नाम लगाओ वहाँ पर, तो वॉट लगा दो, तो वॉट लगा दी वहाँ पर। पावर की जो यूनिट है, ऐसा यूनिट, वो वॉट होती है। समझ गए? यस सर। ठीक है, चलिए जी फिर। और किसी को कोई डाउट है तो बताना मेरे को। बाकी मैंने ना एक दिन और बढ़ा दिया है, 23rd को है आपका कार्बन का टेस्ट जो है, ठीक है। और मैं उसकी आपको शाम तक जो है वो भेज दूंगा, फोटोज भेज दूंगा। जो ऑल इन वन में जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस एक बार जरूर पढ़ के आना, तो आइडिया हो जाएगा आपको कि हाँ मैं किस तरीके का पेपर आपका बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए जी, ओके ओके।